नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है रोहित कुलकर्णी जी ने मुंबई, महाराष्ट्र से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज की जो हमारी बातचीत है वो एक श्रोता के भेजे हुए पत्र पर आधारित है। ये पत्र हमें मुंबई से रोहित कुलकर्णी ने भेजा है। और ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है जो दोस्ती, एक छुट्टी और एक ऐसी रात के बारे में है जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। और ये जो पत्र है ये महाराष्ट्र के मुरुड में हुए एक वाकये के बारे में बताता है। तो हम इसकी हर एक डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि कैसे एक परफेक्ट छुट्टी एक भयानक अनुभव में बदल गई। बिल्कुल। इस पत्र में सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, इसमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, उस लोकेशन का असर है और एक पुरानी घटना का भी जिक्र है जो शायद इन सब की एक तरह से नींव रखती है। हाँ, आपने उस पुरानी घटना की बात छेड़ी तो वहीं से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दो पुराने दोस्तों से, रोहित और समीर। दोनों इंजीनियर्स हैं, मुंबई के कॉर्पोरेट लाइफ में बिजी और उन्हें पैरानॉर्मल चीजों में हमेशा से दिलचस्पी रही है। और यही दिलचस्पी उन्हें, जैसा पत्र में लिखा है, सालों पहले एक और अनुभव की तरफ ले गई थी, काशिद मुरुड रोड पर। अच्छा। एक ऐसी घटना जिसके बारे में वो ज्यादा बात नहीं करते, जो शायद इस नए अनुभव के लिए एक तरह का फोरशैडोइंग हो सकता है। तो उस रात उस सड़क पर हुआ क्या था? पत्र में कितना डिटेल में लिखा है? ज्यादा डिटेल्स नहीं है, जो अपने आप में ही दिलचस्प है। रोहित बस ये लिखते हैं कि उनकी कार अचानक बंद पड़ गई थी बीच रास्ते में। हाँ बिल्कुल, बीच रास्ते में। कोई खराबी नहीं, बस इंजन ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें गाड़ी के बाहर किसी के चलने की आवाजें आ रही थी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ओह। करीब 15-20 मिनट बाद गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। उन्होंने उस बात को टाल दिया, पर वो अनुभव उनके दिमाग में कहीं रह गया। मतलब ये कि दोनों दोस्त रोहित और समीर पहले भी इस तरह की अनएक्सप्लेन्ड एनर्जी को महसूस कर चुके थे। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है, क्या कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव या ओपन होते हैं ऐसी चीजों के लिए? हो सकता है। ये पिछला वाक्य बताता है कि शायद उनमें ये संवेदनशीलता थी जो मुरुड की उस रिजॉर्ट में कई गुना ज्यादा बढ़कर सामने आई। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड के साथ अब हम उस वीकेंड पर आते हैं। रोहित की पत्नी नेहा एक छोटी छुट्टी का प्लान बनाती है। एक लॉन्ग वीकेंड पर। हाँ, रोहित तुरंत समीर को फोन करता है और समीर और उसकी पत्नी अनन्या वो भी तैयार हो जाते हैं। और डेस्टिनेशन थी मुरुड, मुंबई से करीबन 180 किलोमीटर दूर, जो अपने शांत शोरलाइन और जंजीरा किले के लिए मशहूर है। और जिस रिजॉर्ट में वो रुके उसका विवरण बहुत अहम है। पत्र के मुताबिक वो एक छोटी पहाड़ी पर बना था। अच्छा। सामने खुला समुद्र और पीछे घना जंगल। तो एक तरह से आइसोलेटेड जगह थी। बिल्कुल। अच्छा। सामने लहरों का शोर और पीछे जंगल की खामोशी। ऐसी जगहों की अपनी एक एनर्जी होती है। खूबसूरत, लेकिन थोड़ी बेचैन करने वाली भी। पहला दिन तो बिल्कुल परफेक्ट था। घूमना फिरना, जंजीरा किला देखना, स्विमिंग, सब कुछ एक आम छुट्टी जैसा। हाँ, रात में डिनर के बाद सबने समीर और अनन्या के कमरे में कार्ड्स खेलने का प्लान बनाया और यहीं से माहौल बदलना शुरू होता है। रोहित लिखते हैं कि जैसे ही वो समीर के कमरे में दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। एक ऐसी ठंडक जो उस उमस भरी कोस्टल रात में बिल्कुल अननेचुरल थी। हाँ। समीर ने इसे समुद्री हवा कहकर रैशनलाइज करने की कोशिश की, जो एक बहुत ही टिपिकल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। सही बात है, कौन अपनी छुट्टी खराब करना चाहेगा ये सोचकर। बिल्कुल। जब हमारे सेंसेस कुछ ऐसा बताते हैं जो लॉजिक में फिट नहीं बैठता, तो दिमाग उसे कोई ना कोई वजह देने की कोशिश करता ही है। तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया और कार्ड्स खेलने लगे। आधी रात तक खेले और फिर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, पर असल में तो ये शुरुआत थी। रोहित बताते हैं कि वो गहरी नींद में थे जब उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजे पर समीर था। हाँ, समीर, और वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसने कहा, अनन्या को बहुत ठंड लग रही है, वो बुरी तरह कांप रही है। अब यहाँ का विरोधाभास देखिए, रात बिल्कुल ठंडी नहीं थी, फिर भी अनन्या कांप रही थी। और रोहित की पत्नी नेहा, जो एक डॉक्टर हैं, वो अपनी मेडिसिन किट लेकर उनके साथ गईं। उनका प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट एक्टिव हो गया था। रोहित लिखते हैं कि जैसे ही वो दोबारा उस कमरे में गए, वही ठंडक उन्हें फिर महसूस हुई, इस बार और भी ज्यादा। उनके शब्द हैं, ऐसा लगा जैसे किसी ने एसी फुल ब्लास्ट पर चला दिया हो,
जबकि एसी बंद था। और कमरे में अनन्या 2 मोटे कंबलों में लिपटी हुई थी और उसके दांत किटकिटा रहे थे। सोचकर भी अजीब लगता है। और यहाँ एक और चौंकाने वाली मेडिकल डिटेल आती है। जब नेहा ने अनन्या का टेम्परेचर चेक किया तो उसकी त्वचा छूने में बर्फीली ठंडी थी। ठंडी? हाँ, बर्फीली ठंडी, लेकिन उसे अंदर से तेज बुखार जैसी फीलिंग हो रही थी। मेडिकली ये कॉम्बिनेशन बहुत अजीब है। मतलब ये थकान या शॉक से नहीं हो सकता? बहुत मुश्किल है। पैनिक अटैक या शॉक के लक्षण इससे बिल्कुल अलग होते हैं। नेहा भी समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है, तो उन्होंने उसे शांत करने के लिए एक दवा दी। उस वक्त वो और कुछ कर भी नहीं सकते थे। नेहा एक कुर्सी पर सो गई, रोहित भी आधी नींद में थे, और तभी अचानक अनन्या बिस्तर पर सीधे उठकर बैठ गई। हाँ, एक झटके में। रोहित कहते हैं कि उसकी आंखें पूरी खुली थी, पर उनमें कोई डर या कंफ्यूजन नहीं था। वो आंखें खाली थी। जैसे कोई अंदर तो है, पर वो अनन्या नहीं है। बिल्कुल। और इसके बाद जो हुआ वो फिजिकल लॉज को डिफाई करता है। समीर, जो पत्र के मुताबिक 6 फीट से ज्यादा लंबा और अच्छी कद काठी का है, जैसे ही अनन्या की तरफ बढ़ा, अनन्या ने उसका गला पकड़कर उसे कमरे की दूसरी तरफ फेंक दिया। ये शब्द बहुत जरूरी है। धकेला नहीं, फेंका। एक ऐसे आदमी को जिसका वजन उससे कहीं ज्यादा होगा। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, मनोविज्ञान में हिस्टेरिकल स्ट्रेंथ नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जहां एक्सट्रीम स्ट्रेस में इंसान अपनी सामान्य क्षमता से ज्यादा ताकत दिखा सकता है। अच्छा। लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग थी। अनन्या डरी हुई या गुस्से में नहीं लग रही थी, उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। तो ये थ्योरी भी यहाँ पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। उस ताकत का स्रोत कुछ और था। कुछ और ही लग रहा है। और इसके बाद अनन्या धीरे धीरे खड़ी हुई और उसने बोला, मुझे जाने दो, जाना है। और रोहित ने पत्र में साफ साफ लिखा है, That was not a voice. वो आवाज उसकी नहीं थी। आवाज का बदलना भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और वो क्या कह रही थी, ये सबसे ज्यादा डराने वाला हिस्सा है। मुझे जाना है। और ये कहते हुए वो बालकनी की तरफ बढ़ने लगी। रोहित लिखते हैं कि उन्हें अंदर से एक बहुत गहरी फीलिंग हुई कि अगर वो उस दरवाजे से बाहर निकल गई तो वो कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, रोहित, समीर, पर वो जबरदस्त ताकत लगा रही थी। उन्हें मदद के लिए होटल स्टाफ को बुलाना पड़ा। 5 लोग? हाँ, रोहित, समीर और होटल के 3 स्टाफ मेंबर, कुल 5 लोगों को उसे रोकने में मशक्कत करनी पड़ी। और वो लगातार एक ही वाक्य दोहरा रही थी, मुझे जाने दो, जाना है, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर अटक गया हो। इस अफरा तफरी के बीच उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अनन्या को जबरदस्ती उस कमरे से निकालकर अपने कमरे में ले जाते हैं। और यहाँ एक और हैरान करने वाला मोड़ आता है। हाँ, जैसे ही वो लोग अनन्या को उस कमरे से बाहर निकालकर रोहित और नेहा के बिस्तर पर लिटाते हैं, वो बिल्कुल शांत हो जाती है। जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। बिल्कुल, कोई छटपटाहट नहीं, कोई जिद नहीं, और कुछ ही मिनटों में वो सो गई। ये इस पूरे वाक़े का शायद सबसे अहम हिस्सा है। इससे ये पता चलता है कि जो भी हो रहा था उसका संबंध अनन्या से कम और उस खास जगह, उस कमरे से ज्यादा था। The phenomenon was location specific. Exactly. ये प्लेस मेमोरी की थ्योरी से मिलता जुलता है कि किसी जगह पर हुए ट्रॉमेटिक इवेंट्स अपनी एक एनर्जी इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं। और अनन्या के कमरे से निकलते ही शांत हो जाना इस थ्योरी का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल लगता है। सुबह के 5 बज चुके थे। उन्होंने वो रात जैसे तैसे काटी और सूरज निकलते ही चेकआउट करने का फैसला कर लिया। और अनन्या को? उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। कुछ भी नहीं? नहीं, उसके लिए वो एक सामान्य रात थी, बस थोड़ी थकान वाली। ये भी ऐसे मामलों में कॉमन है। उस व्यक्ति की मेमोरी में वो कुछ घंटे एक ब्लैंक की तरह होते हैं। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, एक अनसुलझे रहस्य की तरह। लेकिन उन्हें जवाब मिला। जब समीर बिल संभाल रहा था, होटल के एक स्टाफ ने रोहित को किनारे बुलाया। वही स्टाफ मेंबर जो रात में मदद के लिए आया था शायद। और उसने जो बताया उससे सब कुछ साफ हो गया। उसने धीरे से बताया कि कुछ महीने पहले उसी कमरे में एक सुसाइड हुआ था। हाँ, एक कपल वहां रुका था। देर रात तक उनकी लड़ाई हुई, पति गुस्से में बाहर चला गया और उस महिला ने बालकनी से कूदकर जान दे दी। उस आदमी का फिर कभी कुछ पता नहीं चला। और स्टाफ ने बताया कि उस घटना के बाद से वो लोग रात में उस कमरे में जाने से बचते थे। तो अब सारी कड़ियां जुड़ती हैं। वो ठंडक, अनन्या का बदलना, वो ताकत, वो आवाज, और सबसे ज्यादा बालकनी की तरफ जाने की वो जिद। सब कुछ उस होटल स्टाफ की कहानी से परफेक्टली अलाइन हो जाता है। उस महिला की बालकनी से कूदकर मौत और अनन्या का उसी बालकनी की तरफ खींचा जाना। और वो वाक्य, मुझे जाने दो, अब एक बिल्कुल अलग और बेहद भयावह मतलब ले लेता है। बिल्कुल। रोहित अपने पत्र के अंत में यही सवाल छोड़ते हैं जो हमें भी सोचने पर मजबूर करता है।
जब अनन्या कह रही थी मुझे जाना है, तो क्या वो उस कमरे से जाना चाह रही थी? या फिर कोई और था जो उस रात वो काम पूरा करना चाहता था जो अधूरा रह गया था। ये कहानी हमें इसी विचार के साथ छोड़ जाती है कि क्या कुछ जगहें अपने अंदर दर्द, अधूरी ख्वाहिशें और यादें समेट कर रखती हैं? और अगर ऐसा है तो वो अनकही कहानियां अपनी आवाज ढूंढने के लिए कब और किसके शरीर का सहारा ले लें, कोई नहीं जानता। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है echoesfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।